डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में दो चीज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आइए आज हम एक वीडियो में लेके आए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा संपूर्ण चैप्टर। एक वीडियो में पूरा का पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको इसमें करना क्या है, आपको बस लास्ट तक इस वीडियो को प्यार से देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप अपने नंबर को भी स्किप कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि अब बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम समय बचे हैं और अभी के समय में जितना भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक और उसका वन शॉट अगर मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें 10 मिनट में पूरा का पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खल्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में दो चीज होता है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी एक में अगर फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी प्रकार का सारे पार्टनर के बीच में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा के लिए अगर बंद हो जाता है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम फिर से समझते हैं। जैसे इसका मोड्स होता है, परिस्थितियां। जैसे कोई पार्टनर अगर फॉर्म में प्रवेश कर रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अगर कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के चला जाता है यानी रिटायरमेंट हो जाता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा उसको भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एनी चेंजेस इन रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। उसका मोड्स मैंने आपको बता दिया, मोड परिस्थितियां, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, मैरिड ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर। डन है। अब आइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसको बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है सभी साझेदारों का आपस में टूट जाना, बिखर जाना, बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाना और बिजनेस के साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट का भी हमेशा के लिए क्या हो जाना, बंद होना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब इसकी परिस्थितियां क्या होगी, इसकी मोड्स क्या होगी? अब इसमें होगा बाय एग्रीमेंट, आपसी सहमति। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलिएगा तो और बढ़िया रहेगा। बाय नोटिस, सूचना के द्वारा। बाय कोर्ट, न्यायालय के द्वारा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। ऑन हैपनिंग कंटीजेंसी, यानी कि कोई आकस्मिक घटना के घटित होने पर अगर इस प्रकार की कोई भी प्रकार का अगर डिसोल्यूशन होता है वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का केस होगा। इस प्रकार की कोई भी अगर परिस्थितियां होती है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। अब इसमें एक VVI क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने आपको अभी बताया पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और बिजनेस अगर हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा। मोड की बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर।
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, मैड ऑफ पार्टनर, ये सब उसका मोड हो जाएगा। किसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। लेकिन अगर फॉर्म की बात करेंगे तो उसका मोड क्या होगा? तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय नोटिस, बाय कोर्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग कंटीजेंसी, यानी कोई सूचना मिलने पर, कोर्ट के द्वारा, कोई आकस्मिक घटना के घटित होने पर, इस प्रकार का कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं दोस्तों? इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है जर्नल एंट्रीज, दूसरा आता है लेजर अकाउंट। जर्नल एंट्री में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जर्नल एंट्री होता है, और उसके बाद आपका आता है लेजर। लेजर में पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, और लास्ट में बनता है कैश और बैंक अकाउंट। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बोर्ड में एग्जाम में कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जो आखिरी में अकाउंट तैयार होता है वो कौन सा अकाउंट है? वो होता है कैश या बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री में आपको पता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म का मालिक तो पार्टनर होता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म आज क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उस पर परमानेंट ताला लग रहा है। अब बात क्या हो गई? खत्म हो गई। अब फॉर्म के जितने भी एसेट्स होंगे और जितने भी लायबिलिटी होंगे वो सब पे अधिकार किसका होगा? पार्टनर का। अब सारे एसेट्स पर अधिकार पार्टनर का, तो लायबिलिटीज का भी तो पेमेंट पार्टनर को करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या आएगा? सबसे बड़ा मैटर आएगा कि हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम जब देखेंगे तो उसमें दो पक्ष नजर आएगा, एक लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट को उठाएंगे। हम सबसे पहले एसेट्स को उठाएंगे। एसेट्स को जब हम उठाएंगे तो उसमें हम सारे आइटम को, एसेट्स के जितने भी आइटम होंगे सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री बोले तो विविध संपत्तियां, यानी बाय नेम, यानी जितने भी एसेट्स होंगे सबका नाम एट बुक वैल्यू, यानी बुक में जो दिया होगा उसको। बैलेंस शीट इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। बैलेंस शीट ही एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, स्ट्रांग है या वीक है, और उसको बता देगा। उसमें सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स में। लेकिन याद रखिएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। पार्टनर कैपिटल होगा उसको भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। लायबिलिटीज में, अब आप बताइए, लायबिलिटी में हम सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगा सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पार्टनर से संबंधित को छोड़ देंगे। किसको? पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, पार्टनर को सबको छोड़ देंगे, लेकिन पार्टनर के वाइफ लोन, ब्रदर लोन, इस सबको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पत्नी अलग है और पति अलग है दोस्तों। अब आइए, अब हम उसमें आते हैं फटाफट। दो एंट्री हमारा हो गया। अब तीसरा, एसेट्स को रियलाइज करेंगे या सोल्ड करेंगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब हम उस पैसा को क्या करेंगे? लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। अब कभी कभी क्या होता है कि एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ता है फॉर्म को, रियलाइजेशन टू बैंक। कोई पार्टनर कर देगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब कोई रिजर्व फंड बचा हुआ है, उसको पार्टनर आपस में मिलकर बांट लेगा। जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज बटेगा वो डेबिट, जिसमें बटेगा वो क्रेडिट। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट आएगा या लॉस? प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, और लॉस आएगा तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। फिर उसके बाद पार्टनर को पैसा हम देंगे कब? फाइनल पेमेंट के समय, जब हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। फाइनल पेमेंट पैसा देंगे तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक। अगर पार्टनर को कभी कभी देना भी पड़ेगा, लेता है तो देना भी पड़ेगा ना भाई, लेगा तो पैसा देगा, हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब कभी कभी पार्टनर का लोन होता है जिसको हमने ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं किया था, पार्टनर लोन का पेमेंट होगा, पार्टनर लोन टू बैंक। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन वन शॉट में जो है आपका कंप्लीट हो गया।
उसके बाद कभी कभी आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा उसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट देगा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। पहले आप एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिएगा, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिएगा जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट खोल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आप ट्रांसफर कीजिएगा पार्टनर के कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और उसके बाद क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिएगा, इधर का इधर पार्टनर से रिलेटेड वाला, इधर का इधर, इधर का इधर करके, और डिफरेंस अमाउंट निकाल लीजिएगा जो बैंक या कैश या बैंक के नाम से निकलता है। इस बात को आप लिख के रख लीजिएगा। फिर पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। पार्टनर लोन में कुछ नहीं करना, लोन का क्रेडिट बैलेंस और बाय बैलेंस बीडी कर देना टू बैंक करके और उसको क्लोज कर देना। फिर आएगा लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट जो कि आपका मैच करना चाहिए। अगर कैश बैंक मैच नहीं किया तो समझो सारा का सारा बनाया हुआ आपका गलत हो गया। अब उसमें कुछ नहीं करना है, कैश के बैलेंस को जिसको आपने सेट्स में छोड़ दिया था टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख दीजिएगा और क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, क्रॉस ट्रांसफर करके और दोनों साइड मैच करा लीजिएगा। अब जब आप थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे तो यहां तो बैलेंस शीट दिया हुआ था तो आप इजीली बना लिए। अब क्या होगा, बैलेंस शीट देगा ही नहीं। अब आप सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे, आप लायबिलिटीज का आइटम देगा, कैश इन हैंड देगा, कैसेट बैंक देगा, आप क्या कीजिए, कैसेट बैंक देगा, सन्ड्री एसेट्स नहीं देगा, याद रखिएगा इस बात। लायबिलिटी में लायबिलिटीज का आइटम को दे दीजिएगा, जैसे पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, जनरल रिजर्व सबको डाल दीजिएगा। और एसेट्स में अगर होगा तो कैश इन हैंड, कैसेट बैंक डाल दीजिएगा, जो भी होगा। और फिर आपका टोटल लायबिलिटीज में से टोटल एसेट्स को घटा दीजिएगा, सन्ड्री एसेट्स के नाम से आ जाएगा। आपको पता है कि लायबिलिटीज में टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे, सन्ड्री एसेट्स आपका निकल जाएगा। सन्ड्री एसेट निकल गया तो मानो आपका सब कुछ निकल गया। अब आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर कैपिटल बना लेंगे, और फिर बैंक पार्टनर लोन अकाउंट बना लेंगे, फिर कैश बैंक अकाउंट बना के आप खलास कर देंगे। तो दोस्तों कहा गया है कि डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप से ऑलमोस्ट बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो और अच्छे से देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत का जो बात होता है वो इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला केस, इसलिए डिसोल्यूशन जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे आखिरी केस होता है। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है विघटन, साझेदारी फॉर्म का विघटन। अब साझेदारी फॉर्म हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसका एक्ट होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का विघटन होता है, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सब एकदम सेटलमेंट हो जाएंगे। पार्टनर को जो निकलेगा पैसा देना पड़ेगा, और पार्टनर के यहां अगर निकलेगा फर्म का तो उसको जो है उससे लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक ही वीडियो से डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल या थ्योरी तो आपका वन शॉट में बनेगा, एक बार में बनेगा, यह मेरी गारंटी है।